और आज का जो क्लास है वो अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2020 को लेकर मैं डील करूंगा और आज सेक्शन 194 ए को लेकर मैं डील कर रहा हूं। इसके पहले मैंने सेक्शन 194 टीडीएस ऑन डिविडेंड एंड सेक्शन 194 के टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑफ इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड इसको लेकर मैंने डील किया था डिविडेंड वाले टॉपिक में, और उसका वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 194 ए, सेक्शन 194 ए डील करता है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पेड टू रेसिडेंट ओनली। आइए इसको हम लोग देखते हैं। 194 ए को लेकर 194 ए क्या है? टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पेड टू रेसिडेंट ओनली। ये 194 एप्लीकेबल किसके लिए होगा? जब ये रेसिडेंट को पे किया जाएगा। और क्या पे किया जाएगा? इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। जो आपको डिवेंचर या बॉन्ड से इंटरेस्ट मिलता है उसके लिए 194 एप्लीकेबल नहीं होगा। ये 194 ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा? इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब कुछ WH क्वेश्चन करते हैं कि यह किस पर एप्लीकेबल होगा। यह एप्लीकेबल होगा एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HUF रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS एट द रेट ऑफ 10%। ये किस पर एप्लीकेबल होगा? एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HUF। इंडिविजुअल और HUF के अलावा जब कुछ भी आप पेमेंट करोगे इंटरेस्ट के रूप में तो उसके ऊपर TDS काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पुराना जो लॉ था उस लॉ में क्या था? इंडिविजुअल और HUF को कब 194 ए के अंदर में TDS काटना पड़ेगा? जब उनका टर्नओवर बिजनेस वाले केस में 1 करोड़ से अधिक होता और प्रोफेशन वाले केस में 50 लाख से अधिक होता। ये पुराना लॉ था। अभी क्या हुआ? अभी जो मोदी जी है वो मतलब ऐसा है कि ऑडिट करना ही नहीं है, ऑडिट के पीछे पूरी तरीके से पड़ गए हैं। तो उन्होंने क्या किया? ये जो क्राइटेरिया था 1 करोड़ का उसको 5 करोड़ कर दिया फ्रॉम द फाइनेंशियल फ्रॉम द फाइनेंस एक्ट 2020 से उसको 1 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ कर दिया गया। अब ये 1 करोड़ से जब ये 1 करोड़ से इंक्रीज होके 5 करोड़ कर दिया गया तो अब क्या था? लेकिन इससे कुछ कंडीशन थे। 5 करोड़ एप्लीकेबल कब होगा? जब आपका 95% ऑफ रिसीट एंड 95% ऑफ पेमेंट इज मेड अदर देन कैश। यहाँ पर किसी रिवेन्यू रिसीट की बात नहीं किया जा रहा है, नहीं रिवेन्यू पेमेंट की बात किया जा रहा है। टोटल ऑफ रिसीट और टोटल ऑफ पेमेंट का जो 95% है वो आपका अदर देन कैश होना चाहिए। आप यदि इस कंडीशन को फुलफिल करते हो तो आपके लिए जो ऑडिट का क्राइटेरिया है वो आपका 5 लाख रुपए का है। उसको इस साल फर्दर मोदी जी ने इंक्रीज करके 10 लाख रुपीज कर दिया, सॉरी 10 करोड़ रुपीज कर दिया। तो पहले था 5 करोड़ और अब क्या कर दिया गया? 10 करोड़ कर दिया गया। लेकिन एक ही कंडीशन है, जो 95% ऑफ योर पेमेंट एंड 95% ऑफ योर रिसीट शुड बी मेड इन द मोड अदर देन कैश। तो अब पुराना लॉ क्या बोलता था? इंडिविजुअल और HUF को TDS काटना पड़ेगा जब कहीं भी उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होगा। तो पहले तो ऑडिट का क्राइटेरिया 1 करोड़ का था, बढ़ा के आपने 5 करोड़ कर दिया और 10 करोड़ कर दिया गया। तो अभी न्यू लॉ क्या बोल रहा है? अभी जो फाइनेंस एक्ट 20 में अमेंडमेंट आया तो उसमें क्या बोल रहा है? न्यू लॉ आपका कह रहा है कि अब प्रीवियस ईयर का ऑडिट रिलीवेंट नहीं है। पहले क्या था? प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर का ऑडिट रिलीवेंट था। अब क्या होगा? रिलीवेंट नहीं। अब रिलीवेंट क्या है? अब आपको इंडिविजुअल को और HUF को TDS तभी काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194 ए में जब उसका टर्नओवर एक्सीड कर जाएगा 1 करोड़ रुपया इन द केस ऑफ बिजनेस, 1 करोड़ रुपीज और 50 लाख रुपीज इन केस ऑफ प्रोफेशन। इज इट क्लियर? तो मैं यदि आपसे पूछूं 194 ए किसके लिए एप्लीकेबल है? एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड HUF। और इंडिविजुअल HUF के लिए एप्लीकेबल कब होगा? जब आपका टर्नओवर उसका एक्सीड कर जाएगा, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में टर्नओवर उसका एक्सीड कर जाएगा 1 करोड़ रुपया इन द केस ऑफ बिजनेस और 50 लाख रुपया 50 लाख रुपीज इन द केस ऑफ प्रोफेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब इसमें कुछ 194 ए के एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन? हम लोग उसको देखते हैं। एक्सेप्शन क्या बोला गया? एक्सेप्शन बोला गया है कि 194 एप्लीकेबल नहीं होगा। कब एप्लीकेबल नहीं होगा? जब आपका इंटरेस्ट लेस देन 40,000 है। 194 एप्लीकेबल कब नहीं होगा? जब आपका इंटरेस्ट लेस देन 40,000 है ऑन टाइम डिपॉजिट। और पे कौन कर रहा है? पे आपको कर रहा है बैंकिंग कंपनी एंड कोऑपरेटिव बैंक।
जहां कहीं भी कोऑपरेटिव बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक इज एज गुड एज बैंकिंग कंपनी। तो 194A किसके लिए एप्लीकेबल, कब एप्लीकेबल नहीं होगा? जब आपका, आपके सेविंग, आपके फिक्स्ड पर और रेकरिंग डिपॉजिट पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 40,000 से अधिक। याद रखना, इसके अंदर में सेविंग नहीं आता है। और पे कौन कर रहा है? बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक पे कर रहा है। सेकंड क्या आ गया? ये जो ₹40,000 आपका इंटरेस्ट एक्सीड नहीं कर रहा है ऑन डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रूल्स। आपने यदि पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रूल के तहत आपने यदि 40 आपने पैसा जमा किया है और इंटरेस्ट का अमाउंट 40,000 से कम है, तो 194A के अंदर में टैक्स नहीं काटा जाएगा। क्लियर है? और ₹5,000 इन एनी अदर केस, यदि आपको बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, इसके अलावा यदि किसी आपको अदर्स इंटरेस्ट मिलता है तो वो 5,000 का क्राइटेरिया है। एक अमेंडमेंट किया गया। देखिए, टर्म डिपॉजिट क्या होता है? टर्म डिपॉजिट आपका होता है फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट। याद रखना, सेविंग इसके अंदर में नहीं आते। सेविंग का आपको जितना भी इंटरेस्ट मिले उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटता है। गौर कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, सेविंग के ऊपर में जितना भी इंटरेस्ट मिले उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटता। अभी देखिए, फिनेंस एक्ट 19 में क्या अमेंडमेंट किया गया? फिनेंस एक्ट 19 में अमेंडमेंट किया गया, जो ये जो क्राइटेरिया था सीनियर 40,000 का जो क्राइटेरिया था, इन केस यदि इंडिविजुअल जिसको पे किया जा रहा है, यदि वो रेसिडेंट इंडिविजुअल 60 से अबव है, यदि सीनियर सिटीजन है, तो वो 40,000 बढ़ के 50,000 रुपया हो जाएगा। 50,000 रुपया हो जाएगा, मतलब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। यदि सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट मिलता है, और इंटरेस्ट किससे मिल रहा है? बैंकिंग कंपनी से, कोऑपरेटिव बैंक से, पोस्ट ऑफिस से मिल रहा है, और उस सीनियर सिटीजन के इंटरेस्ट का अमाउंट 50,000 से कम है, तब टीडीएस 194A में एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया? नेक्स्ट आपके, अभी हम लोग एक्सेप्शन को लेकर ही डील कर रहे हैं। फिर सच इनकम इज क्रेडिटेड टू, यदि मान लीजिए एक बैंकिंग कंपनी किसी अदर बैंकिंग कंपनी को दे रहा है या कोऑपरेटिव बैंक को दे रहा है, तो उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर सच इनकम इज क्रेडिटेड टू, यदि ये इनकम दिया जा रहा है एनी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिशमेंट बाय और सेंट्रल बाय और अंडर अ सेंट्रल स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट, यदि किसी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को दिया जा रहा है ये इंटरेस्ट, तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि ये इंटरेस्ट दिया जाएगा एलआईसी ऑफ इंडिया को, तो उसके ऊपर 194 एप्लीकेबल नहीं होगा। पेयर 194 के अंदर में टैक्स नहीं काटेगा। पेयर 194 के एक अंदर में टैक्स नहीं काटेगा यदि वो पे करता है बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक को, यदि वो पे करता है फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को, यदि पे किया जाता है एलआईसी ऑफ इंडिया को, यदि पे किया जाता है द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को। इस सब के अंदर में यदि पेई बैंकिंग कंपनी है, एलआईसी है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, तो पेयर को 194 एप्लीकेबल नहीं होता है। यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस पे किया जाएगा तो एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर्म टू पार्टनर, फॉर्म जो अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करती है, उसके ऊपर 194 एप्लीकेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट विद प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और अ प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी और कोऑपरेटिव लैंड मॉर्टगेज बैंक और अ कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक। क्या होगा? यदि इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाएगा और पेड किया जाए, किसके लिए बताइए? तो डिपॉजिट विथ, कहां पर डिपॉजिट किया गया है? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के साथ में, और प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ में, और कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट लैंड मॉर्टगेज बैंक और कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक। यदि इसके साथ यदि आपने डिपॉजिट किया है और ये सब यदि आपको पे कर रहे हैं, यदि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव लैंड मॉर्टगेज बैंक और कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक जब कभी भी ये इंटरेस्ट पे करते हैं तो 194 एप्लीकेबल नहीं होता है। लास्ट क्या दिया है? कोऑपरेटिव सोसाइटी टू अ मेंबर और एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। याद रखना, एफ और जी को लेकर फाइनेंस एक्ट 20 में अमेंडमेंट है, मैं इसको डिटेल में डील करता हूं। एक बार मैं फिर से समरी कर दे रहा हूं, 194 कब एप्लीकेबल नहीं होगा? जब इनकम क्रेडिट होगा, जब इंटरेस्ट दिया जाए किसको? बैंकिंग कंपनी को, कोऑपरेटिव बैंक को, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को, एलआईसी ऑफ इंडिया को, द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को,
फर्म अपने पार्टनर को देगा। यदि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक, कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, यदि ये इंटरेस्ट पे कर रहा है तो इन लोगों के ऊपर में 194 एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को या अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उस केस में भी 194 एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू है। 194 किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा? 194 सेविंग इंटरेस्ट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। 194 सेविंग इंटरेस्ट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और किस पर एप्लीकेबल नहीं होगा? पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस मंथली स्कीम अकाउंट, किसान विकास पत्र, इंडिया इंदिरा विकास पत्र, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इस सब के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है। where interest is created by the central government अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। मान लीजिए आपने अधिक पैसा जमा, आपने टैक्स अधिक काट लिया, आपने टैक्स अधिक जमा कर दिया था किसी प्रीवियस ईयर में और इस बार आपका रिफंड आया है, उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका जो वो रिफंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दे रहा है उस पर 194 एप्लीकेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन द कंपेंसेशन अमाउंट अवॉर्डेड बाय द मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹50,000। समझ में आया? यदि आपको कंपेंसेशन मिलता है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल से तो और उस कंपेंसेशन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस इंटरेस्ट का अमाउंट 50,000 तक है तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इसके अलावा टू सच इनकम व्हिच इज पेड और पेएबल बाय एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, देखिए इसको मैं डील करता हूँ। टू सच इनकम व्हिच इज पेड और पेएबल बाय एन इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड और पब्लिक सेक्टर कंपनी और शेड्यूल बैंक इन रिलेशन टू जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड के बिहाफ में जो भी इंटरेस्ट पे किया जाएगा उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन पे करेगा? कौन पे करेगा? जो पे कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी पे कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड पे कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड पे कर रहा है, पीएसयू पे कर रहा है, पब्लिक सेक्टर कंपनी पे कर रहा है और शेड्यूल बैंक पे कर रहा है इन रिलेशन टू जीरो कूपन बॉन्ड ऑन और आफ्टर 1 जून 2005 बाई सच कंपनी और फंड और पब्लिक सेक्टर कंपनी और शेड्यूल बैंक। समझ में आया? तो इसके ऊपर में आपका 194 एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए अमेंडमेंट क्या था, अभी देखिए अमेंडमेंट क्या था, अमेंडमेंट क्या बोला गया था? अमेंडमेंट एडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2020 इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपका अमेंडमेंट इस साल का अमेंडमेंट है और इसको लेकर एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन पूछे। इधर जो बीता हुआ एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है या जो आने वाला एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए क्या बोला गया, क्या बोला गया देखिए इसमें आपका क्या कहा गया? प्रोवाइडेड दैट, इसमें क्या बोला गया वो देखिए, ये कब एप्लीकेबल नहीं होगा? प्रोवाइडेड दैट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रेफर टू इन क्लॉज एफ और क्लॉज जी। मैंने क्या कहा था? क्लॉज एफ के अंदर में क्या आते हैं? क्लॉज एफ के अंदर में आ रहे थे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये सारे के सारे जो कोऑपरेटिव थे वो क्लॉज 5 में आ रहे थे। और क्लॉज जी में क्या आ रहा था? क्लॉज जी में आ रहा था एक कोऑपरेटिव यदि दूसरे कोऑपरेटिव को देगा या एक कोऑपरेटिव अपने मेंबर को देगा, वो आपका जी में आ रहा था। तो ये जो एक्सेप्शन था इस दो केस में, जो एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, लैंड डेवलपमेंट बैंक, मॉर्गेज क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो थे आपका, इनको टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बट ये अमेंडमेंट क्या आ गया अब इनको? और जी क्या बोल रहा था? जी बोल रहा था कि कोऑपरेटिव यदि अदर कोऑपरेटिव को देगा या अपने मेंबर को देगा तो उसे इंटरेस्ट का, उसे टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है। वो जो इंटरेस्ट पे कर रहा है अदर कोऑपरेटिव को या अपने मेंबर को दे रहा है तो उसे टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है। इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया, इसमें अमेंडमेंट किया गया। और क्या अमेंडमेंट किया गया? इसमें अमेंडमेंट किया गया, यदि टोटल सेल्स और ग्रॉस रिसीट और टर्नओवर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सीड्स 50 करोड़ रुपीज, यदि टर्नओवर 50 करोड़ एक्सीड करता है, समझ में आया? और यदि जो पेमेंट किया जा रहा है, जो पेमेंट किया जा रहा है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और द एग्रीगेट ऑफ इंटरेस्ट credited or paid or is likely to be credited or paid during the financial year is more than 50,000 rupees in a case of a payee being a सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपीज और अदर द सीनियर सिटीजन के लिए 40,000 रुपीज।
समझ में आया? तो अब फाइनेंस एक्ट में क्या चेंज हो गया, फाइनेंस एक्ट 20 में क्या चेंज हो गया, फाइनेंस एक्ट 20 में चेंज आपका हो गया, जो आपका जो लैंड प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मॉर्टगेज, ये सारे के सारे, ये जो भी आपके जो क्लॉज 5 में था और जो क्लॉज 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 एफ में था, क्लॉज जी में था, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी या मेंबर को पे करती है तो टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं, उसमें अमेंडमेंट हो गया और क्या बोला गया कि काटना पड़ेगा, बट किसको काटना पड़ेगा, उस कोऑपरेटिव जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक का है, बड़े कोऑपरेटिव को, बड़े बड़े कोऑपरेटिव को काटना पड़ेगा जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक का है। और कब काटना पड़ेगा, जब अमाउंट 50,000 से अधिक का सीनियर सिटीजन को यदि पे कर रहे हैं और उसका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 50,000 से अधिक है, यदि अधिक होता है तब काटना पड़ेगा, यदि अधिक नहीं होता है तो नहीं काटना पड़ेगा, यदि अदर देन सीनियर सिटीजन है तो 40,000 रुपीज। आइए आगे बढ़ते हैं। जानने का कोशिश करते हैं कि इसमें अमेंडमेंट क्यों किया गया, पर्पस क्या था और इसके अंदर में क्या क्या कवर्ड है। ये हम लोग जान पाएंगे मेमोरेंडम टू फाइनेंस बिल के थ्रू, हम लोग इसको जान पाएंगे। अब हम लोग इसको रीड करते हैं कि मेमोरेंडम क्या होता है। मैंने पहले ही कहा था कि ये आपको फाइनेंस बिल के साथ आता है, इसमें एक सिंपल लैंग्वेज में रहता है पार्लियामेंटेरियन के लिए। इसमें देखिए सबसे पहले ये बोला गया है कि 194A के अंदर में क्या क्या एप्लीकेबल था, तो ये अभी अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, ये मैंने पहले डील कर लिया गया। अब इसमें क्या बोला गया है कि सब सेक्शन 3 में क्या क्या एग्जाम्पशंस थे, वो भी मैंने डील कर लिया। अब देखिए पॉइंट नंबर 5 से मेरे लिए रिलीवेंट, ये क्या बोल रहे हैं, जो सब सेक्शन 3 और क्लॉज 5 में क्या बोला गया है, provide circumstances to be the income created or paid by a cooperative society other than a cooperative bank to a member, or to income created or paid by a cooperative, income created or paid, देखिए क्या लिखा है, to a member or to income created or paid by a cooperative society to any other cooperative society। मतलब क्या हो गया, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को पे करती है या अपने मेंबर को पे करती है, कौन सा कोऑपरेटिव, जो बैंकिंग बिजनेस में नहीं है, अदर देन कोऑपरेटिव बैंक है, तो उसके लिए 194 एप्लीकेबल नहीं था। और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं था, और एप्लीकेबल नहीं था जो क्लॉज, ये आपको मैंने पहले वाला पॉइंट मैंने जीब में कवर किया था, लास्ट स्लाइड में, लास्ट क्लास स्लाइड में मैंने कवर किया था। अभी देखिए क्या बोला क्लॉज 7 ने, क्या बोला क्लॉज 7 ने, प्रोवाइड्स सर्कमस्टेंसेस टू द इनकम क्रेडिटेड और पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स विद अ प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी और कोऑपरेटिव लैंड मॉर्टगेज बैंक और कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक। मैंने क्या कहा था, ये यदि कोई डिपॉजिट करता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी में, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी में, कोऑपरेटिव लैंड मॉर्टगेज बैंक में, कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक में, और वो डिपॉजिट अदर देन टाइम डिपॉजिट होता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका 194 एप्लीकेबल नहीं था। अभी देखिए एप्लीकेबल क्या है, in order to extend the scope of this section to interest paid by a large cooperative society, it is proposed सीतारमन पार्लियामेंट में प्रपोज कर रही है, टू अमेंड सब सेक्शन 3 and insert proviso to provide that a cooperative society referred to in clause 5 or clause 7A of said subsection shall be liable to TDS। TDS काटना पड़ेगा, कब काटना पड़ेगा, if the total sales gross turnover receipt of a cooperative society exceeds 50 crore rupees, जब मैंने आपको कहा था during the financial year immediately preceding the financial year in which interest referred to in subsection 1 is credited or paid। यदि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में यदि उस कोऑपरेटिव का टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक का होता है तब उसके ऊपर 194 एप्लीकेबल हो जाए। कौन सा केस, एफ और जी वाला जो ऊपर मैंने डील किया था। कोऑपरेटिव बैंक यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी, सॉरी मैंने बैंक कह दिया था, कोऑपरेटिव सोसाइटी यदि अपने मेंबर को पे करती है, अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को पे करती है, तब 194 एप्लीकेबल हो जाएगा और टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन कब काटना पड़ेगा, जब टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक का होगा। इज इट क्लियर। और इसके अंदर में और क्या आ गया था, इसके अंदर में एक आ गया था एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव मॉर्टगेज बैंक, ये सभी इसके अंदर में आ जाएंगे। लेकिन कब पे करना पड़ेगा, जब टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक का होगा। देखिए द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और कब एप्लीकेबल होगा, जब इंटरेस्ट का अमाउंट 50,000 से अधिक रहेगा। किसके केस में,
सीनियर सिटीजन के केस में, और 40,000 रहेगा अदर देन सीनियर सिटीजन के केस में। इसको मैं पहले ही डील कर लिया था, जस्ट इस अमेंडमेंट को एक बार आपके सामने मैंने रखा है, समझ गए। बट ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं, जितना आसान हम लोग सोचते हैं उतना आसान नहीं है। सपोज कीजिए मैं आपसे सिंपल एक एग्जांपल पूछ रहा हूँ कि यदि मान लो कोई कोऑपरेटिव बैंक है, कोई यदि कोऑपरेटिव बैंक है, और कोऑपरेटिव बैंक यदि अपने मेंबर को पे करेगा, उस केस में टीडीएस काटना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ऑफ कोर्स टीडीएस काटना पड़ेगा। कब काटना पड़ेगा बताना, कब काटना पड़ेगा? कोऑपरेटिव बैंक यदि अपने मेंबर को पे करेगा, तो बैंक और कोऑपरेटिव बैंक और बैंकिंग दोनों के लिए सेम लॉ एप्लीकेबल होता है। उस केस में क्या होगा, कब काटना पड़ेगा? 40,000 और 50,000 का जो क्राइटेरिया था, 40,000 फॉर नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल सिटीजन, और 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन, वो सेम रहेगा। यदि मेंबर को पे करेगा उसके लिए भी सेम रहेगा, अदर देन मेंबर को पे करेगा तो उसको भी टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन यदि कोऑपरेटिव बैंक यदि किसी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को पे कर रहा है, तब ये नया लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। पहले टैक्स नहीं काटना पड़ता था, अब काटना पड़ेगा। लेकिन कब काटना पड़ेगा? जब उसका टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक का है, और जो इंटरेस्ट पे कर रहा है वो 50,000 और 40,000, या 40 फॉर नॉर्मल, 50% रीजन, यदि उसको यदि फॉल करता है तब ये इसके अंदर में आएगा। लेकिन मैंने क्या कहा, कोऑपरेटिव सोसाइटी तो सीनियर सिटीजन हो नहीं सकते हम, तो ये कब एप्लीकेबल होगा? जैसे ही 40,000 क्रॉस कर जाएगा, जैसे ही 40,000 क्रॉस कर जाएगा, यदि एक कोऑपरेटिव बैंक किसी दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को पे कर रहा है और अमाउंट 40,000 से अधिक है, तो और टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक है, उस केस में 194 एप्लीकेबल हो जाएगा और टीडीएस काटना पड़ेगा। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात हो गई, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव लैंड मॉर्टगेज बैंक, कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, इसको टीडीएस कब काटना पड़ेगा? इसके लिए सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, जब उसका टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक का हो जाएगा, और जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो 40 और 50,000 का जो क्राइटेरिया है वो एक्सीड कर जाएगा। अब यदि मैं आपसे ये पूछूं, जो मान लो यदि एक कोऑपरेटिव है और वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, तब क्या एप्लीकेबल होगा? कोऑपरेटिव यदि अपने मेंबर को इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन एप्लीकेबल कब होगा? जब नया लॉ के अंदर में आ जाएगा, टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक रहेगा, और पेमेंट मेंबर को जो पे किया जा रहा है इंटरेस्ट, वो 40,000 और 50,000 दोनों क्राइटेरिया में जब फॉल करेगा, उस केस में आएगा 40,000 फॉर नॉर्मल सिटीजन एंड 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन। यदि एक कोऑपरेटिव किसी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को पे कर रहा है, तो उस केस में भी क्या होगा? उस केस में आपका वही सेम कंसेप्ट रहेगा, टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक का होना चाहिए। यदि 50 करोड़ से कम का टर्नओवर है, तब टीडीएस की कोई लायबिलिटी नहीं है। यदि टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक का है, तब सेकंड आपको चेक करना पड़ेगा कि कितना का इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। इंटरेस्ट यदि 40,000 से कम का पे किया जा रहा है, तब आपको टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं है। 40,000 से अधिक का होगा तब 194 एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोऑपरेटिव यदि अदर देन मेंबर को पे कर रहा है, उस केस में कब टीडीएस काटना पड़ेगा? उस केस में टीडीएस काटना पड़ेगा जब आपका अमाउंट 5,000 से अधिक का हो जाएगा, जब आपका अमाउंट 5,000 से अधिक का हो जाएगा। कोऑपरेटिव यदि अपने मेंबर को पे कर रहा है तो 50,000, 50 करोड़ एंड 40,000 और 50,000 का क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। कोऑपरेटिव यदि अदर कोऑपरेटिव को पे कर रहा है तो 50 करोड़ और 40,000 के क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। कोऑपरेटिव यदि अदर देन मेंबर को पे कर रहा है तो जस्ट 5,000 से अधिक पे करेगा तो 194 एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके लिए 50 करोड़ की क्राइटेरिया एप्लीकेबल की आवश्यकता नहीं है। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप लोग गौर से मेरी बातों को सुनिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। यदि किसी को कोई डाउट हो तो मैं इसका एग्जांपल भी मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, ताकि आपको वो समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या, कुछ जो सर्कुलर से और केस लॉ है, हम लोग उसको डील कर। देखिए सर्कुलर क्या था, क्या होता है आजकल, क्या हो गया आजकल आपका सीबीएस सॉफ्टवेयर बैंकिंग एप्लीकेबल है। उस केस में क्या होता है ना, उस केस में आपका जो सीबीएस में क्या होता है, जो आपका बैंकिंग में पैसा जमा करते हो, वो इंटरेस्ट एवरीडे क्रेडिट होता है, इंटरेस्ट एवरीडे क्रेडिट होता है। बट क्या एवरीडे का बैंक टीडीएस काटेगी आपके लिए? नहीं। बैंक टीडीएस कब काटेगी? जब वो पैसा आपको एंड में दिया जाएगा, जब आपके पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, या जब इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा,
तब ये काटेगी। इसको लेकर सर्कुलर नंबर 3/2011 देखिए क्या लिखा गया। इट इज क्लैरिफाइड दैट नो कंस्ट्रक्टिव क्रेडिट टू द डिपॉजिटर्स पेई अकाउंट takes place while calculating interest on the time deposit on daily basis or monthly basis in the CBA software used by banks. Tax need not be deducted at source on such provisioning of interest. समझ में आया? कब काटा जाएगा? In such cases, tax shall be deducted at source on accrual of interest at the end of the previous year or at the periodic interval as per the practice of the bank or as per the depositor's payee requirement or on maturity और ऑन इनकैशमेंट ऑफ टाइम डिपॉजिट। समझ में आया? उस केस में आपका काटा जाएगा व्हिच एवर टेक्स प्लेस अर्लियर व्हेनेवर द एग्रीगेट। समझ में आ गई यार? ये एक कहानी था। आप लोग को देखते होंगे कि चिट फंड का कंसेप्ट है। आजकल बहुत सारा चिट फंड होते हैं, तो जो चिट फंड में जो मेंबर होते हैं सभी पैसा जमा करते हैं, लास्ट में जब विड्रॉ करते हैं एज लॉटरी की तरफ, तो चिट फंड में जो चिट डिविडेंड दिया जाता है उसको एक केस हुआ था CIT वर्सेस एवेन्यू सुपर चिट फंड का। इस केस में कोर्ट ने कहा कि चिट फंड इज नॉट अ इंटरेस्ट और इसीलिए इसके ऊपर चिट फंड इज अ डिविडेंड जो कि मेंबर को पे किया जाता है और ये इंटरेस्ट नहीं है। इस केस में 194A एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में 194A एप्लीकेबल नहीं होगा। ये दो केस में मैंने डील किया था और आज के लिए इतना ही। आप ये मान के चलो कि अभी मैं TDS को लेकर डील कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने 194 किया था डिविडेंड को लेकर। 194 के डिविडेंड और म्यूचुअल फंड उसको लेकर मैंने डील किया था। आज मैं आपको 194A डील कर रहा हूँ। 194A TDS ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब ये क्या है ना, ये जो कंसेप्ट है बहुत डिटेल में मैं डील करता हूँ ताकि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन छूट ना जाए। एग्जामिनर CA इंटर और CA फाइनल लेवल पर क्वेश्चन इतने सिंपल नहीं आते हैं कि आप सिर्फ थोड़ा सा पढ़ के जाओगे, TDS काटना पड़ेगा 10% और एग्जामिनर सॉल्व करके आ जाओगे। एग्जामिनर आपको चेक करेगा कोऑपरेटिव को लेकर। कोऑपरेटिव यदि अपने मेंबर को देगा तो क्या होगा, कोऑपरेटिव यदि अदर देन मेंबर को देगा तो कब TDS काटना पड़ेगा। इस तरीके से एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को आपको फंसाने की कोशिश करेगा। बट जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं जो मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको इस पॉइंट पर आपको कोई फंसा नहीं पाएगा। और इतने सिंपल टॉपिक को मैं इतना डिटेल में डील किया हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग और ताकि एग्जामिनर आपको किसी भी तरीके से अपने जगह से हिला न सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फ्रेंड्स।